बेटा आपके पास अब स्टार्ट हो रहा है हम लोगों के पास इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, तो हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास बेटा सबसे पहले तो डिस्टेबिलिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? डिस्टेबिलिटी। आपके पास दे रखा है बेटा टेट्रा अमीन कॉपर, क्या दे रखा है बेटा, टेट्रा अमीन कॉपर। यहाँ पर बेटा ये इक्विलिब्रियम में डिसोशिएट होता है कॉपर 2++ में 4NH3 आयंस के रूप में। तो बेटा हम लोग यहाँ पे डिसोशिएशन कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? डिसोशिएशन कांस्टेंट। और जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है आप लोगों के पास जैसे कि वो क्या देता है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, ये है आपके पास डिसोशिएशन कांस्टेंट। डिसोशिएशन कांस्टेंट का मतलब है इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये। यहाँ पर ये बताया जाता है कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स कितनी आसानी से डिसोशिएट होता है। क्या बताया जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स कितनी आसानी से डिसोशिएट होता है। और हमारे पास क्या है बेटा? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट होगा आप लोगों के पास बेटा वो रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल। और वो भी क्या? डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। वो डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को क्या करता है? रेसिप्रोकल में लेकर जाता है आप लोगों के पास। तो इस हिसाब से अगर मैं इसकी फॉर्मेशन करूं, मैं कहता हूं कॉपर 2+ बेटा 4 अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हुए आपके पास बना देता है टेट्रा अमीन कॉपर 2+। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए क्या लिखूंगा बेटा? आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसका सिंबल है बेटा बीटा। वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 की होल 4 अपॉन में आपके पास कॉपर 2+ और आपके पास NH3 के लिए होल 4। ये है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ और नहीं, डी स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है बेटा। यहाँ पर आपको बताया जाता है जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वैल्यू होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या बोला गया है? हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो बेटा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ने पर स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स एक से ज़्यादा स्टेप में डिसोशिएट होता है या एक से ज़्यादा स्टेप में बनता है तो आप लोगों के पास बेटा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो क्या होते जाएंगे? मल्टीप्लाई होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई होते जाएंगे। यहाँ पर एक बात और बताई जाती है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट फर्स्ट स्टेप में है वो ज़्यादा है, सेकंड स्टेप में उससे कम, थर्ड स्टेप में उससे कम और फोर्थ स्टेप में बेटा उससे भी कम हो जाता है आप लोगों के पास। तो जैसे आप लोगों के पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इंक्रीज होने पर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में भी सेम कॉन्सेप्ट आता है। अगर लॉग बीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज हो जाएगी बेटा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपके पास स्टार्ट होता है नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आता है आपके पास चार्ज। क्या दे रखा है?
सबसे पहले तो होता है चार्ज ऑन मेटल एटम। क्या दे रखा है बेटा? चार्ज ऑन मेटल एटम ऑब्लिक आयन। तो ये कहता है क्या? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितनी ज़्यादा होगी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज। तो मेटल आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है बेटा, आपके पास सबसे पहले तो आता है चार्ज, सेकंड देता है आपके पास नेचर ऑफ मेटल, जो होता है नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर है आपके पास। सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल आयन। तो बेटा जो होता है मेटल आयन को नेचर के बेसिस पर दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। तो क्या कहते हैं? मेटल क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरीज। पहला क्या है? क्लास ए, और दूसरा दे रखा है क्लास बी। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूं क्लास ए। क्या स्टार्ट कर रहा हूं बेटा? क्लास ए। क्लास ए मेटल आयन। तो बेटा जब क्लास ए मेटल आयन के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं? इट इन्वॉल्व मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3 to 6। बेटा एस ब्लॉक की मेटल्स आ जाती हैं, और जो होता है आपके पास लाइटर मेटल्स होती हैं किसके अंदर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। बेटा इसी तरह से जाता है क्लास बी मेटल आयन। जब मैं क्लास बी मेटल आयन के अंदर जाता हूं तो आपके पास क्या होता है? यहां पर हैवी मेटल्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज की हैवी मेटल्स होते हैं। डोनर एटम्स आर हैवियर मेंबर्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली। बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली के जो हैवी मेंबर्स होते हैं आप लोगों के पास, वो क्या होते हैं? आप लोगों के पास यहाँ पे डोनर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने बोला है सबसे पहले तो क्या जो आपके पास गया था, फर्स्ट जो टॉपिक था वो था चार्ज। मेटल के ऊपर चार्जेस ज़्यादा होने चाहिए। बेटा जो सेकंड टॉपिक गया था आप लोगों के पास वो नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल क्लास ए मेटल है, क्लास बी है, मतलब क्लास ए एक्सेप्टर है या क्लास बी एक्सेप्टर होता है बेटा। नेक्स्ट होता है बेसिक नेचर ऑफ लीगेंट। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा? थर्ड बेसिक नेचर ऑफ लीगेंट। बेसिक नेचर ऑफ लीगेंट। तो बेसिक नेचर ऑफ लीगेंट के अंदर क्या बताया जाता है आप लोगों के पास कि इफ लीगेंट बेसिक, इफ लीगेंट मोर बेसिक, इट इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट। सो इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये क्या बनाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ये कहता है कि अगर लिगेंड ज़्यादा बेसिक है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा आप लोगों के पास। नेक्स्ट है आप लोगों के पास चिलेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? चिलेटिंग इफेक्ट। इफ लिगेंड फॉर्म चिलेट, अगर लिगेंड क्या बनाता है? चिलेट। इफ लिगेंड फॉर्म चिलेट देन फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल। तो आपको चिलेटिंग लिगेंड्स का पता है बेटा? चिलेटिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल के चारों ओर इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो 5 to 6 मेंबर्ड की रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 5 to
6 मेंबर्ड की रिंग, दोज लिगेंड्स इन विच डोनर एटम अरेंज इन सच ए वे दैट दे फॉर्म 5 to 6 मेंबर्ड रिंग अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो क्या कहलाते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। और अगर चिलेटिंग लिगेंड है तो बेटा स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, इसमें EDTA आपके पास आ जाता है, वो आपका यहाँ एग्जाम्पल होता है। तो चिलेटिंग लिगेंड जो होता है इफेक्ट। नेक्स्ट होता है मल्टीडेंटिसिटी। फिफ्थ क्या है बेटा? मल्टीडेंटिसिटी। मल्टीडेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड का मल्टीडेंटेट होना। तो हम लोग क्या कहते हैं? इफ लिगेंड हैव मोर देन वन डोनर साइट इट स्टेबिलाइज कॉम्प्लेक्स, ये स्टेबलाइज करेगा बेटा कॉम्प्लेक्स को बाय मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। किसके थ्रू स्टेबलाइज करेगा बेटा? बाय मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? यहां पर जो होता है एक से ज्यादा डोनर साइट होती है और उस केस में जो स्टेबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं हम मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। ठीक है, इट ओवरकम्स स्टीरिक रिपल्शन, ये स्टीरिक रिपल्शन को जरूर ओवरकम करे। तो बेटा आप लोगों ने देखा है जब हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले आता है आप लोगों के पास जो होता है चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज जितने ज़्यादा होंगे उतना ही यहाँ पे इरविन विलियम्स ऑर्डर जाएगा आप लोगों के पास। मैग्नीज से आगे के अंदर उनकी जो होता है डोंट एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो आपके पास चार्ज हायर द चार्ज हो जाता है बेटा। नेचर में क्लास ए और क्लास बी आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लिगेंड पर चलते हैं। तो बेसिक नेचर, लिगेंड बेसिक होना चाहिए, लिगेंड का चिलेटिंग इफेक्ट आता है और लिगेंड का क्या आता है? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट आ जाता है बेटा। तो ये केस थे आप लोगों के पास किस कंडीशन के अंदर? स्टेबिलिटी के लिए बेटा। मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी क्वेश्चन चल रहा है स्टेबिलिटी को लेकर। किसको लेकर चल रहा है बेटा? स्टेबिलिटी को लेकर। उस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, आपके पास सॉल्यूशन है बेटा उस चीज़ के लिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर। ओवरऑल जो होता है कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है आप लोगों के पास बेटा के, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा आप लोगों के पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। वो हो जाएगा 1/2.1 इंटू 10 की पावर 13। और अगर आप बेटा इसको सोल्व करते हो तो 4.7 इंटू 10 की पावर -14 आपका आंसर आ जाता है। समझ में आई है बेटा? तो हम लोग यहाँ पर बेटा अगर मुझे स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। तो बेटा मैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। ये आप लोगों के पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों के पास बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चल रहा है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या दे रखा है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक बॉन्ड होता है मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में। ठीक है, इफ देयर इज बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाता है बेटा। इसमें बोला गया है कि अगर आपके पास बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, ठीक है, मगर कार्बन किसका हो बेटा? ऑर्गेनिक ग्रुप का हो कार्बन, ये याद रखना, तो बनता ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपके पास मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जो है ये एक्सेप्शन है, बिकॉज इट नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तब भी ये किसके अंदर इंक्लूड होता है बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक
कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर जो बेटा आपके पास केस है मेटल कार्बोनिल के अंदर, और वो केस है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। सिर्फ एक ही केस है आप लोगों के पास, और इस पे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। तो बेटा आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है, इन मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग देयर इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पर क्या होता है बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड का करेक्टर होता है। आपके पास क्या बोला गया है, फुल्ली फिल्ड, आपके पास पाई टू पी ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो ओवरलैप करते हैं विद एम्पटी डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड फॉर्म, और क्या बना देते हैं, वीक सिग्मा बॉन्ड। क्या बना देते हैं बेटा, वीक सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने एक बात बताई है कि जो मेटल और कार्बोनिल का जो कंपाउंड है आप लोगों के पास, क्या बोला है बेटा, जो मेटल और कार्बोनिल का कंपाउंड होता है इसमें जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड करेक्टर रखती है। फर्स्ट केस में क्या होता है, जो फुल्ली फिल्ड जो होता है आपके पास पाई टू और टू पी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या है, फुल्ली फिल्ड जो आपके पास पाई टू पी ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के, वो ओवरलैप करते हैं किससे, एम्पटी डी ऑर्बिटल मेटल के साथ। ठीक है, और क्या बन जाएगा, वीक सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ से बेटा सेकंड केस स्टार्ट होता है, और वो क्या दे रखा है आप लोगों के पास, नाउ आप लोगों के पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ओवरलैप विद एम्पटी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गिव्स पाई बॉन्ड, और क्या दे देता है बेटा, पाई बॉन्ड। सेकंड केस में क्या होता है कि अब फुल्ली फिल्ड जो डी ऑर्बिटल है मेटल के, वो एम्पटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कार्बन के साथ ओवरलैप करते हैं और क्या बना देते हैं, पाई बॉन्ड। रिजल्ट, मेटल कार्बोनिल हैव डबल बॉन्ड करेक्टर। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, ये आ जाता है आप लोगों के पास। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि बॉन्डिंग बतानी थी आपने किसकी, मेटल की कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल के केस में। अब आपके पास सेकंड केस आपके स्क्रीन के ऊपर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा अब कि डिफाइन सिनर्जिक इफेक्ट। क्या है बेटा, डिफाइन सिनर्जिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों के पास सिनर्जिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, इफ टू इफेक्ट वर्क टुगेदर, जब दो जो होता है इफेक्ट वर्क टुगेदर फॉर सेम गोल, मतलब एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। इफ टू इफेक्ट्स वर्क टुगेदर फॉर सेम गोल, इसको क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट इन मेटल कार्बोनिल। बेटा मेटल कार्बोनिल की कंडीशन में आप लोगों के पास क्या बताया जाता है, यहाँ पर जब हम सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, द इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन strengthens पाई बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। ये है आप लोगों के पास बेटा केस।
इसमें क्या बोला है कि अगर दो इफेक्ट एक ही गोल के लिए काम करते तो सिनर्जिक इफेक्ट होता है। मेटल कार्बोनिल के अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का बनना स्ट्रेंथ करता है, मतलब उसको किसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पाई बॉन्ड को, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। ये क्या होता है आप लोगों के पास बेटा, सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये सिनर्जिक इफेक्ट भी कई बार पूछा हुआ है आप लोगों के पास बेटा। अब आपके पास यहाँ पर जो केस दिया गया है ये अब इम्पोर्टेंट केस है मेटल कार्बोनिल को रिगार्ड करते हुए। सिर्फ मैं मेटल कार्बोनिल की जो है केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एज रिजल्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस फ्रॉम 3 to 2। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 था अब वो गिर के क्या हो जाता है, 2 हो जाता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है बेटा। सेकंड क्या बोलता है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो होता है एक्ट करते हैं पाई एक्सेप्टर की तरह। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज पाई एक्सेप्टर। इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर मेटल के पास चार्ज आया, क्या बोला जाता है बेटा, अगर मेटल के पास चार्ज आता है, इसमें ये बोल रहा है एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जो होता है मेटल इंक्रीजेस, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस। बेटा आपको पता है अगर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी तो मेटल बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। बैक बॉन्डिंग नहीं करने के केस में आपके पास पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीजेस बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। तो बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। और क्या हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स इंक्रीज। कार्बन ऑक्सीजन जो होता है बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2 से बढ़ के वापस क्या हो जाएगा, 3। तो आपके पास ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेटा इसके आगे का केस क्या होता है, मेटल के ऊपर चार्ज होता है तो आपके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इस कंडीशन के अंदर ये जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करता है और आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड की बैक बॉन्डिंग घटती है। तो ये सारे केस थे। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा एक क्वेश्चन जो चल रहा है ये है आपका IIT का, इसको आप इंजॉय करें। थैंक यू।